So the next chapter is chapter number 3, which is internal control. इसमें concepts क्या क्या है? Internal control है, internal check है, preventive control, detective control, input control, output control, risk management, right? Learning objectives क्या क्या है? Meaning and definition of internal control जानना है. Objectives, dimension, types of internal control के बारे में जानेंगे. डिफरेंस क्या है इंटरनल चेक और इंटरनल कंट्रोल में? वेरियस इंटरनल कंट्रोल टेक्निक्स क्या है? फ्रेमवर्क्स कौन से हैं, जैसे कोसो है और कैडबरी कमिटी है. रोल ऑफ इंटरनल ऑडिट ऑडिटर्स इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स. हाउ टू एग्जामिन द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स. फ्रॉड रिस्क अवेयरनेस कैसे होता है? रिस्क मैनेजमेंट, टाइप्स ऑफ रिस्क, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट. फिर recommend internal controls to prevent and detect fraud and educate to improve the organization's fraud awareness. उसके बाद what are the role of internal control in new digital era. अलग अलग concepts के बारे में बात करेंगे, जैसे robotic process automation है, फिर artificial intelligence है, machine learning है, blockchain है और cloud computing है. Right, so let's start chapter number 3. बेसिकली इंटरनल कंट्रोल्स जानने के लिए ना ये इम्पोर्टेंट है कि हम जाने कि तीन अहम रोल प्लेयर्स होते हैं कोई भी कंपनी में. एक होते हैं उनके मेंबर्स, यानी जो शेयर होल्डर्स है या फिर ओनर्स है. सेकेंड सेट इज द डायरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट जो एक्चुअली कंपनी चलाते हैं. और तीसरा सेट है द ऑडिटर्स, स्टैट्यूटरी एंड इंटरनल बोथ. ये तीनों का जो मिलाप है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू इंश्योर दैट द इंटरनल कंट्रोल्स आर प्रॉपरली इन प्लेस. इन जनरल कंपनी में कंपनी जो है एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है अदर देन इट्स मेंबर्स और ओनर्स. और डायरेक्टर्स जो होते हैं वो एक्चुअली मैनेज करते हैं कंपनी के अफेयर्स को. द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेफ गार्डिंग द कंपनीज एसेट्स, मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स एंड preventing and detecting errors and frauds lies on the management or the directors. So basically, directors are responsible for setting proper internal controls and seeing to it that the assets of the company are safeguarded. जो ऑडिटर्स है वो सिर्फ ये चेक करते हैं कि ये जो इंटरनल कंट्रोल्स उन्होंने लगाए हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, या फिर कोई और अगर रिकमेंडेशन हो तो देंगे. नाउ इंटरनल कंट्रोल का मतलब क्या है? इंटरनल कंट्रोल्स आर मैकेनिज्म्स, rules and procedures implemented by an entity to ensure the integrity and reliability of financial and non-financial records, management information, and cost accounting records, promote accountability, prevent and detect errors and frauds. The auditor also rely on the system of internal control for the purpose of audit and financial accounts. डेफिनेशन क्या है इंटरनल कंट्रोल का? एज पर सेक्शन 134 ऑफ द कंपनीज एक्ट, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल मीन्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स adopted by the company for ensuring orderly and efficient conduct of business, including adherence to company's policies, safeguarding of its assets, prevention and detection of fraud and error, accuracy and completeness of the accounting records, and timely preparation of reliable financial information. अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने डेफिनेशन दिए हैं. फिर हम जानेंगे व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल. ऑब्जेक्टिव्स 5 है. क्या है ऑब्जेक्टिव्स? एक तो है ऑथराइजेशन, ठीक से ऑथराइजेशन होना चाहिए. सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस होना चाहिए. सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स होना चाहिए. प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. दीज आर द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल. इंटरनल कंट्रोल में प्लेयर्स कौन कौन है? हु आर दी पार्टिसिपेंट्स इन इंटरनल कंट्रोल्स? अकाउंटिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट, इंटरनल ऑडिट प्रोफेशनल्स, अदर की प्लेयर्स along with other departments in internal control framework of their entity. So ये मेजर प्लेयर्स है कोई भी इंटरनल कंट्रोल के. One of the major factors that influences a business organization to adopt internal control is to provide a reliable financial statement to its stakeholders, especially in startup area. Basically, what is the motive? The motive is that जो financial statements हम देते हैं, in general to the owners, they have to be reliable. Now, what is the difference between internal check and internal control? So, internal check जो है ये एक जने का काम दूसरी जने चेक करता है. So, the work performed by one is reviewed by another. It is a method. Internal check is a method of arranging operations of an enterprise wherein the work of one employee is automatically checked by another employee.
to minimize the risk of error or fraud. Internal control is a larger concept. Okay, it encompasses the entire organization. It includes the internal checks also. Internal check का जो scope है वो limited है, to a particular activity. Internal control का जो scope है वो it is very wide. It's actually as wide as the entire organization. अभी types of control क्या क्या है? Preventive है, detective है, physical and logical controls है, right? इन्होंने यहाँ पर जो लिस्ट दी है, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, इंटरनल एंड इनपुट एंड आउटपुट कंट्रोल्स. प्रिवेंटिव कंट्रोल जो है वो प्रिवेंट करते हैं, टू प्रिवेंट एडवर्स इवेंट फ्रॉम हैपनिंग. Automated preventive controls are even better than manual ones because they remove the need for human intervention. अगर automated controls हो तो वो ज़्यादा effective काम करेंगे. They are proactive in nature that assist the management to ensure that strategic and department objectives are achieved. Examples क्या है? Segregation of duties, preventive controls है नहीं. सो प्रिवेंटिव कंट्रोल्स है तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है, फिर रोटेशन ऑफ ड्यूटीज है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉइज है, प्रायर अप्रूवल है, authorization and verification, firewalls, computer server backups are all preventive internal controls that block undesirable events from occurring. So ये जब आप प्रिवेंशन करने के हेतु इंटरनल कंट्रोल लगाते हो तो उसको प्रिवेंटिव इंटरनल कंट्रोल बोला जाता है. उसके बाद है डिटेक्टिव कंट्रोल, जो डिटेक्ट करते हैं, मतलब बेसिकली फ्रॉड हो चुका है या एरर हो चुका है उसको डिटेक्ट करते हैं तो डिटेक्टिव इंटरनल कंट्रोल बोलते हैं. एग्जाम्पल्स क्या क्या है? इंटरनल ऑडिट है, रिकंसिलिएशन है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड फिजिकल वेरिफिकेशन, ये सारे डिटेक्टिव कंट्रोल्स में आएंगे. इनपुट कंट्रोल क्या है? इनपुट कंट्रोल्स आर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल मीन्स द प्रोसीजर्स एंड सिस्टम टू इंश्योर कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, existence, validation of data entered into the financial and non-financial system. मतलब जहाँ डेटा एंटर हो रहा है वहाँ पे जो आप इंटरनल कंट्रोल्स लगाते हो उसको इनपुट कंट्रोल्स बोलेंगे. एग्जाम्पल्स आर डेटा वैलिडेशन, डेटा वेरिफिकेशन, ऑडिट ट्रेल एंड ऑथराइजेशन प्रोसीजर. फिर आते हैं आउटपुट कंट्रोल्स. आउटपुट कंट्रोल्स क्या है? आउटपुट कंट्रोल्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल मीन the mechanism put in place to monitor and evaluate the results of operations or activities. Examples क्या क्या है? Monitoring and measuring key performance indicators such as productivity, efficiency and effectiveness, quality control, obtaining feedback, review and exception reports. ये हुए आपके output controls. अभी internal audit and internal control. The objective of an internal audit is to evaluate compliance with companies' procedures, applicable laws, and internal standards. Data and reports are reviewed to assure consistency and compliance. अलग अलग procedures क्या क्या है? Periodical reconciliation करते हैं financial reporting में. फिर physical verification होता है, periodically physical verification. For example, physical verification of fixed assets है या फिर inventory है. फिर करेक्टिव इंटरनल कंट्रोल्स. करेक्टिव इंटरनल कंट्रोल्स आर इम्प्लीमेंटेड आफ्टर इंटरनल डिटेक्टिव कंट्रोल्स डिस्कवर्ड अ प्रॉब्लम. अगर कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होता है तो उसको करेक्शन करने के लिए करेक्टिव इंटरनल कंट्रोल्स लेते हैं. न्यू और अपडेटेड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स. So policies and procedures need to be updated when an audit or other defective control identifies a gap in the process or if new enterprise resource planning software is implemented. उसके बाद डिसिप्लिनरी एक्शन है, जहाँ गलत हो रहा है वहाँ पर एक्शन भी लिया जाना चाहिए. डिसिप्लिनरी एक्शंस आर करेक्टिव एक्शंस टेकन इन रिस्पॉन्स टू एम्प्लॉई मिसबिहेवियर, वायोलेशन, रूल वायोलेशन और पुअर परफॉर्मेंस. उसके बाद बेनिफिट्स और लिमिटेशंस क्या है? बेनिफिट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल है वो अर्ली वार्निंग साइंस की तरह काम करते हैं, फ्रॉड को प्रिवेंट करते हैं और अवॉइड एक्सटर्नल ऑडिट फाइंडिंग्स. मतलब अगर आपकी इंटरनल कंट्रोल्स ही अगर स्ट्रांग है तो एक्सटर्नल एजेंसीज के ऑब्जर्वेशंस आपके पास कम आएंगे, ऑडिटर के ऑब्जर्वेशंस आपके पास कम आएंगे. लिमिटेशंस क्या है? मतलब इवन इफ यू प्लेस द बेस्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स दे विल नॉट वर्क इन फ्यू केसेस. कहाँ पर? कोल्यूशन ऑफ एम्प्लॉइज है, जहाँ आपका कंट्रोल ओवरराइड हो जाएगा. जब एम्प्लॉइज साथ में मिलकर कुछ गलत काम करने की कोशिश करते हैं उसको कोल्यूशन बोलते हैं, तभी शायद आपके इंटरनल कंट्रोल्स काम ना आए. उसके बाद ह्यूमन एरर है, जो जेन्युइनली एरर हो जाता है किसी भी एम्प्लॉई से, उसकी वजह से जो होगा वो एक लिमिटेशन है. योर इंटरनल कंट्रोल एट टाइम्स कैन नॉट हेल्प इट. उसके बाद अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस है, जैसे internal controls rely on company's management anticipating all potential hazards and implementing mechanisms to prevent or mitigate them.
Still, management cannot anticipate all challenges or events. Random variables or occurrences are prone to render internal controls ineffective. Unforeseen circumstances में आपके internal control शायद काम ना करे. इंटरनल कंट्रोल टेक्निक्स क्या क्या है? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है, एक का काम दूसरा चेक करता है. मेकर चेकर कंसेप्ट जो है वो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है. एक्सेस कंट्रोल्स है. इन जनरल एक्सेस शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली द वंस हु आर ऑथराइज्ड टू एक्सेस द पर्टिकुलर सिस्टम और डेटाबेस. ऑडिटिंग है, रेगुलर रिव्यू होना चाहिए, रेगुलर चेक्स होने चाहिए. इससे फ्रॉड प्रिवेंट और डिटेक्ट करने में आसानी होती है. उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट है, आइडेंटिफाइंग, असेसिंग एंड मैनेजिंग पोटेंशियल रिस्क. फिर अलग अलग फ्रेमवर्क्स है, जैसे कोसो फ्रेमवर्क है. कोसो इज द कमिटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेडवे कमीशन. कोसो इन शॉर्ट इज अ प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड्स गाइडेंस ऑन इंटरनल कंट्रोल इंक्लूडिंग एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. It provides a systematic approach for organization to assess and improve their internal control, goal of reducing the risk of fraud and financial misstatements. Okay, it was published in 92 and latest version was released in 2012. COSO framework 2012 consists of 5 interrelated components of internal control and 17 principles. 5 components and 17 principles. 5 components कौन से हैं? कंट्रोल एनवायरनमेंट है, रिस्क असेसमेंट है, कंट्रोल एक्टिविटीज है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन है और मॉनिटरिंग है. Provides guidance for organization to assess and improve their internal control systems. फिर है कैडबरी कमिटी. कैडबरी कमिटी known as Financial Reporting Council was established in 91 in response to a series of scams that happened in UK. It was formed in 91 and it released its report in 92. The Cadbury report, which was released in 92, established a set of principles of corporate governance and helped to raise standards of corporate governance in the UK. So जो कैडबरी कमिटी है वो corporate governance in UK इसके लिए काम आती है. The Cadbury Report is a landmark publication that set out principles for good corporate governance and helped to shape the modern understanding of corporate governance. COSO and Cadbury both provide important guidance to improve internal control and governance practices. The COSO framework focuses specifically on internal control. मतलब COSO जो है internal control पे काम करता है, Cadbury जो है वो corporate governance पे काम करती है. Both COSO and Cadbury are important references for internal control and corporate governance. फिर आता है SOX जो रिलीज हुआ था 2002 में US में, again as a response to a series of scams enacted in 2002 in response to a number of high profile accounting scandals such as Enron and WorldCom. कॉज द लॉस ऑफ इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस. उसको बढ़ाने के लिए उन्होंने SOX 2002 लाया. Requires companies to establish and maintain internal controls over financial reporting to ensure accuracy and reliability of financial statements. SOX mandates the management of a company to access effectiveness of internal controls and provide an annual report to external auditors. Additionally, external auditors are required to review and attest to the company's internal controls. एक इनडायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट है. Steps for establishing internal control. What are the steps that you will follow? First is identify key areas, have segregation of duties यानी मेकर चेकर कंसेप्ट फॉलो कीजिए. सरप्राइज चेक मैकेनिज्म को इम्प्लीमेंट कीजिए. रिव्यू रिमोट लोकेशंस. बेसिकली जो आपके कंपनी के रिमोट लोकेशंस है उनको रेगुलरली पीरियोडिकली रिव्यू कीजिए. रिपोर्टिंग मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग रखिए. विजिल मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग रखिए. रोल ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स. रोल इंटरनल ऑडिटर्स कहाँ वैल्यू ऐड कर सकते हैं? असेसिंग रिस्क है, इवैल्यूएटिंग एग्जिस्टिंग कंट्रोल्स है, मॉनिटरिंग इम्प्लीमेंटेशन है, रिपोर्टिंग है, सपोर्टिंग कंप्लायंस, इवैल्यूएटिंग कंट्रोल मैकेनिज्म, टेस्टिंग कंट्रोल इफेक्टिवनेस, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग. ये सारी जगह पे इंटरनल ऑडिटर वैल्यू एडिशन कर सकते हैं. एग्जामिन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल. इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं? डिजाइन चेक कर सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन चेक कर सकते हैं, मॉनिटरिंग चेक कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन और इवैल्यूएशन भी चेक कर सकते हैं. उसके बाद
fraud risk awareness है. The fraud risk awareness refers to understanding and recognizing potential fraudulent activities and that could harm an individual or an organization, as well as measures that should be taken to prevent or mitigate them. Fraud can occur in various forms, including financial fraud, cyber fraud, and identity theft. इसमें क्या क्या स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हो? फर्स्ट इज स्टे इन्फॉर्म्ड, बी विजिलेंट, protect personal information, implement security measures, train employees on fraud risk awareness, monitor accounts regularly. अभी अंडरस्टैंडिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग द सिस्टम, ओवरऑल जो सिस्टम है उसको डॉक्यूमेंट कैसे किया जाता है. एडिक्वेट अकाउंटिंग सिस्टम, अंडरस्टैंडिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग द सिस्टम. Any entity, be it small or large, government or private, needs an adequate accounting system. This will enable them to control the business, safeguard assets, prepare accounts, and and comply with legislation of the land. Documenting of the understanding of an entity's accounting system may be achieved as follows. Documentation of understanding the system कैसे achieve किया जाता है? Extended form of internal control questionnaire रखिए, नोट्स ऑन अकाउंटिंग प्रोसीजर्स बना के रखिए और फ्लो चार्ट्स बना के रखिए, एलाबोरेट फ्लो चार्ट्स, राइट. So where accounting system is complex, it is preferable for the internal auditor to use flow charting techniques in conjunction if necessary with narrative description to record his understanding. मतलब पूरा सिस्टम को फ्लो चार्ट के हिसाब से बनाइए और उसके बाजू में नोट्स लिख के पूरा जो फ्लो है, जो एंटायर फ्लो ऑफ द सिस्टम यू शुड डॉक्यूमेंट. आफ्टर हैविंग कंप्लीटेड फ्लो चार्ट फिर क्या क्या करना है? ट्रांजैक्शन रिव्यू है, नैरेटिव डिस्क्रिप्शन है, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर है, विजुअल डिस्क्रिप्शन है. विजुअल डिस्क्रिप्शन का मीनिंग क्या है? द इंटरनल ऑडिटर यूजेस चार्ट्स टू मेक द सिस्टम मोर विजुअल एंड इजियर टू अंडरस्टैंड. ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, ऑडिट ट्रेल फ्लो चार्ट, cradle to grave. Then you have document flow chart and system flow charts used in documenting computer systems as application controls. Now risk management. Risk का मतलब क्या है? The possibility that something bad can occur. Types of risk कौन से है? Systematic है, unsystematic है. So systematic risk is a risk which affects everybody in a similar manner, is systematic risk. Unsystematic risk is when our asset specific or company specific risk is known as unsystematic risk. Political regulatory risk is impact of political decisions and changes in regulation. Financial risk is basically related to capital structure. Country risk is the uncertainties of a particular country. Operational risk is the risk lying in operations of the company. Environment risk is arises out of environmental liabilities. Management risk is that the decisions of management may go wrong. Legal risk is related to lawsuits relating to the company. Competition is the degree of competition in an industry and impact choices of competitors will have on the company. वो है competition का risk. Then you have obsolescence risk. Obsolescence is with the rapid change in technology, the product that you are manufacturing may just grow obsolete. Right? In rapid changing world, risk of obsolescence is high. Kodak camera, Nokia tape recorder are real examples. Netflix renting of DVDs. Okay. So definition of enterprise risk management. What is enterprise risk management? Enterprise risk management is the process of identifying and addressing methodically the potential events that represent risks to the achievement of strategic objectives or to opportunities to gain competitive advantage. Risk responses include, अभी risk response में आप क्या करेंगे? Either आप accept करोगे, acceptance or tolerance of risk, avoidance or termination of risk, then risk transfer or sharing, उसके बाद reduction or mitigation of risk. Continuous monitoring and concise reporting on key risk exposures are essential for effective risk management. The risk management plan क्या है? A defined and documented process agreed by stakeholders on how risks will be identified, assessed, a decision made on mitigation or if the risks will be accepted, how a response plan will be developed, and what controls will be put into place to monitor the risk. So, what are the steps? You identify risk, maintain a risk register, qualify, quantify, analyze tools, then make a mitigation plan, control risks, and risk mitigation.
कोसो एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क, इसमें क्या क्या है, मिशन वैल्यूज है, फिर स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट है, बिजनेस ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेशन है, फिर इम्प्लीमेंटेशन एंड परफॉर्मेंस है, और एनहांस्ड वैल्यू है. So ERM framework itself is a set of principles organized into 5 interrelated components. Which are the components? First is governance and culture. Second is strategy and objective setting. फिर आता है performance, review and revision, and then आता है information, communication and reporting. अभी टूल्स क्या क्या है, इंटरनल कंट्रोल की टूल्स क्या क्या है. रिकमेंड कंट्रोल्स टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट फ्रॉड एंड एजुकेट टू इम्प्रूव द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉड अवेयरनेस. इसके टूल्स कौन से हैं? सो यू हैव segregation of duties, then you have rotation of duties, mandatory vacation है once in a year, treat employees well so that they work for you also, regular audits करो, then have a code of conduct in place, management oversight and tone at the top है, reinforce accountability, then document retention. नाउ रोल ऑफ इंटरनल कंट्रोल इन अ न्यू डिजिटल एरा. अलग अलग जो नए कंसेप्ट है उसमें भी इंटरनल कंट्रोल्स अभी भी कैसे वैलिड है या फिर कैसे कंटेम्पररी है. RPA involves use of, so first is robotic process automation. RPA involves the use of software robots to automate routine, repetitive and rule based tasks and which that were previously performed by humans. सो बेसिकली जो आरपीए है वो कंसिस्टेंटली सेम टास्क करते हैं, एरर मिनिमाइज हो जाता है और ह्यूमन इंटरवेंशन जीरो हो जाता है ऑलमोस्ट. आरपीए कैन प्रोवाइड एन ऑडिट ट्रेल, रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ एक्टिविटीज इज पॉसिबल यूजिंग आरपीए. उसके बाद रिड्यूस्ड ऑपरेशनल रिस्क है. However, it is important to note that RPA can enhance internal control. It is not a substitute for a strong internal control system. Organizations need to establish and maintain effective internal controls that are aligned with their business objectives and risk. The next digital concept is artificial intelligence or machine learning. Artificial intelligence and machine learning are revolutionizing various industries, including the field of internal control. Internal control refers to processes, procedures, and systems that an organization has in place to operate efficiently, effectively, and ethically. AI and ML can enhance internal control by automating repetitive and time-consuming tasks, providing insights into patterns and anomalies, and reducing the risk of fraud and error. Here are few examples of how AI and ML can operate in internal control. First is in fraud detection, फिर risk assessment में काम आते हैं, प्रोसेस ऑटोमेट करने में हेल्प करते हैं और प्रेडिक्टिव एनालिसिस भी देते हैं. However, it is important to note that artificial intelligence and machine learning are not a replacement for human expertise and judgment. Their technology should be used in conjunction with internal control professionals. उसके बाद है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? सो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज अ डिजिटल ledger technology that is used to store data in a secure and decentralized manner. It provides immutable record. This means that data once recorded on blockchain cannot be altered later. It cannot be altered or deleted without the consensus of network participants. उसके बाद benefit है, it provides transparency and accountability. It makes it easier to identify discrepancies or detect errors and investigate fraud. In summary, blockchain can improve internal control in a number of ways, including providing a secure and tamper-proof record of transactions, enhance transparency and accountability, and automate internal control processes. उसके बाद है क्लाउड कंप्यूटिंग. क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ टेक्नोलॉजी दैट अलाउज यूजर्स टू एक्सेस क्लाउड रिसोर्सेज और कंप्यूटिंग रिसोर्सेज सच एज सर्वर्स, स्टोरेज, एप्लीकेशन एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट. इंटरनल कंट्रोल कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग ऑल्सो. एक कहाँ काम आता है? रिस्क असेसमेंट में काम आता है, वेंडर सिलेक्शन में काम आता है, राइट. वेंडर्स दैट मीट सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट ओनली वुड बी सिलेक्टेड. Evaluating vendors, security control, certification and audit reports is possible using internal control techniques. उसके बाद सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स है, लेवल ऑफ सर्विस, परफॉर्मेंस एंड अवेलेबिलिटी दैट इज रिक्वायर्ड.
प्रोविजंस फॉर डेटा प्राइवेसी, सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस। उसके बाद है एक्सेस कंट्रोल्स। द ऑर्गेनाइजेशन शुड इम्प्लीमेंट एक्सेस कंट्रोल्स टू इंश्योर दैट ओनली ऑथराइज्ड पर्सन एक्सेस इट्स क्लाउड कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर्स। उसके बाद डेटा इंक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब क्लाउड पे डेटा अपलोड करो तब उसको इंक्रिप्ट करके अपलोड करो। Organization should encrypt data before storing it on the cloud. फिर monitoring and reporting mechanism to detect and report security incidents and data breaches. Overall, internal control is critical to the effective and secure use of cloud computing services and should be an integral part of an organization's cloud computing strategy. With this, we end chapter number 3.